हेलो स्टूडेंट। आज हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सेमेस्टर एग्जाम्स से रिलेटेड। इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस फॉर सेमेस्टर एग्जाम। सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब्जेक्ट कोड BP104T। बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। 20 क्वेश्चंस हम स्मॉल जो है 2 नंबर के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन प्लस आंसर, आपको कैसे आंसर देना है ये जो है इसमें आपको पता चल जाएगा। डिफाइन हीमेटिनिक्स विथ एग्जाम्पल। हीमेटिनिक्स क्या है उसके साथ उसके एग्जाम्पल लिखिए। Hematinics are the drug or medicine which increases the amount of hemoglobin or stimulate the production of red blood cells. Hematinics क्या होते हैं? Hematinics वो ड्रग होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं और स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, या जो है हमारे जो ब्लड है उसमें जो आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, उनके प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। हीमेटिनिक्स हम किस केस में देते हैं, जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड की कमी कब होती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम एनीमिया बोलते हैं। उस केस में हम हीमेटिनिक्स ड्रग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हीमेटिनिक्स आयरन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। तो हीमेटिनिक्स क्या है, हीमेटिनिक्स वह ड्रग होते हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशंस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और ये हमारे जो ब्लड की कमी हो गई है, जो एनीमिया हमारे बॉडी में हो गई है, उसको जो है ये ट्रीट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विथ एग्जाम्पल। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या हैं। Expectorant are the drug that help in removing sputum from respiratory tract by increasing the bronchial secretion or reducing the thickness of sputum, which help removal of sputum by coughing. It is used in the treatment of cough. Expectorant क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट वो ड्रग होते हैं जो कि हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जो सांस की नली है, उसमें जो है कफ, स्पूटम जो है, स्पूटम क्या है, कफ जो है जम जाता है, उसको क्या कर देते हैं, उसको जो है वो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से जो है कफिंग के थ्रू जो है बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं। कैसे करते हैं ये, बाय इंक्रीजिंग द ब्रोंकियल सिक्रीशन। ये जो हमारे ब्रोंकियल सिक्रीशन, ब्रोंकाई होता है, उसमें सिक्रीशंस लिक्विड सिक्रीट करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, जो कफ गाढ़ा हो गया है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ स्पूटम, ब्रोंकियल सिक्रीशन से थ्रू, या जो है क्या करते हैं, स्पूटम को जो है वो उसकी थिकनेस, जो गाढ़ा स्पूटम यानी कफ है, उसको क्या कर देते हैं, उसको पतला कर देते हैं, जो कि आसानी से हमारे जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से बाहर चला जाता है बाय कफिंग। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। एक्सपेक्टोरेंट क्या यूज होता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। ये हेल्पफुल किस में होते हैं, बाय रिमूविंग द स्पूटम फ्रॉम द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यानी हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से क्या कर देते हैं, ये स्पूटम को जो है रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एंड पोटेशियम साइट्रेट। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन द टर्म एसिडिफाइंग एजेंट विथ एग्जाम्पल। एसिडिफाइंग एजेंट जो है क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या हैं। एग्जाम्पल बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ भी एग्जाम्पल पूछा जाता है आपको एग्जाम्पल ज़रूर ही देना है अगर आपको फुल मार्क्स पाने हैं तो एसिडिफाइंग एजेंट क्या है, दीज आर द ड्रग आर एजेंट विच इंक्रीजेज द एसिडिटी इन GIT। ये क्या कर देते हैं, ये हमारे GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या कर देते हैं, एसिडिटी को बढ़ा देते हैं बाय इंक्रीजिंग गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे बढ़ा देते हैं,
बाई इंक्रीजिंग, ये जो क्या कर देते हैं, गैस्ट्रिक जो हमारे स्टोमक है उसमें क्या कर देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाकर क्या कर देते हैं, एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। एसिडिफाइंग एजेंट हम कब देते हैं, जब हमारे स्टोमक में या जीआईटी ट्रैक्ट में एसिड की मात्रा कम हो जाती है। एसिड किस लिए ज़रूरी है, एसिड हमारे प्रॉपर फूड के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो उस केस में अगर एसिडिटी कम हो जाती है तो हमारे प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया। क्या बोलते हैं, एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया। यानी ये कौन से कंडीशन होते हैं, जिस कंडीशन में हमारे जीआईटी ट्रैक्ट की एसिडिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो उस केस में क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें एसिडिफाइंग एजेंट देने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारी जो है स्टोमक या जीआईटी ट्रैक्ट की क्या कर देता है, एसिडिटी को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारे प्रॉपर जो है फूड का डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होता है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड अमोनियम क्लोराइड। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड गिव यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ टाइम क्या होती है, और जो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, जो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है रेडिएशन को इमिट कर रहा है तो हम उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो वो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी हो गया। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज डीके टू वन हाफ ऑफ इट ओरिजिनल वैल्यू एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज डीके टू वन, यानी कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लेते हैं तो कितने समय में अपने ओरिजिनल अमाउंट से हाफ अमाउंट जो है डीके करने में या डिसइंटीग्रेट करने में टाइम लेता है, वो क्या हो जाता है, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि एक 10 ग्राम कोई हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट 10 ग्राम जो है इनिशियली उसका वेट है, उसको हम छोड़ देते हैं, कुछ देर में जो है उसका क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा या डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसका विघटन होता है यानी टूटता है वो। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, वो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, उनकी न्यूक्लियस जो थी अनस्टेबल होती है, वो कॉन्टिन्यूस क्या करते हैं, स्पॉन्टिन्यूस रेडिएशन को इमिट करते हैं, जिससे क्या हो जाती है, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो धीरे 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 कम होती जाती है। अगर हम मान लेते हैं 10 ग्राम का कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं, कुछ समय बाद जो है अगर देखें तो वो 5 ग्राम का बच जाता है। तो 10 ग्राम से यानी इनिशियल अमाउंट क्या हो गया उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, 10 ग्राम, और कितने देर में वो 5 ग्राम में यानी अपने ओरिजिनल अमाउंट से हाफ क्वांटिटी में वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसकी मेजरमेंट कर, रेडियो एक्टिविटी की हम मेजरमेंट किस में करते हैं, द यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज द क्यूरी, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, CI से। It defined as 1 curie is equal to 3.7 into 10 to the power 10 radioactive decay per second. सेकेंड यूनिट क्या है, द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बेक्यूरल, जिसको हम डिनोट करते हैं BQ से। इट इज डिफाइंड एज 1 बेक्यूरल इज इक्वल टू 2.703 into 10 to the power -11 curie CI। डिफाइन एस्ट्रीजेंट विथ एग्जाम्पल। एस्ट्रीजेंट क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है। एन एस्ट्रीजेंट इज ए केमिकल कंपाउंड विच श्रिंक और कॉन्स्ट्रिक्ट बॉडी टिश्यू एंड प्रिसिपिटेट द प्रोटीन यूजली अप्लाइड टू डैमेज्ड स्किन टॉपिकली और टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द GIT इंक्लूडिंग माउथ। The precipitated protein and astringent form protective layer on the surface। astringent क्या होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, हम जहाँ भी अप्लाई करते हैं किसी भी घाव पे या चोट पे या स्किन पे,
तो क्या कर देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी सिकुड़न पैदा करते हैं बॉडी टिश्यू में। उस जगह पे जो टिश्यू है उसमें सिकुड़न पैदा कर देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। और क्या कर देते हैं, जो प्रोटीन होता है डैमेज्ड स्किन पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रोटीन वहाँ पे होता है उसको क्या कर देते हैं, ये प्रिसिपिटेट कर देते हैं। प्रिसिपिटेट कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो प्रिसिपिटेटेड प्रोटीन होता है और एस्ट्रिंजेंट, वो क्या हो जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर उस घाव पे या जैसे वुंड पे क्या कर देता है, जहाँ पे हमने अप्लाई किया है तो वहाँ के टिश्यू को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं और वहाँ का प्रोटीन जो है वो भी प्रिसिपिटेट हो जा रहा है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, हमारा वुंड जो है वो फास्ट जो है ठीक हो जाता है और जो भी ब्लीडिंग हो रही है जो भी जो है था वो जल्दी ठीक हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, पोटासियम, जिंक सल्फेट, केलामाइन। तो एस्ट्रिंजेंट का काम क्या है, एस्ट्रिंजेंट का काम होता है कि हमारे जो भी वुंड है या जो भी हम डैमेज स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं उन पे क्या कर देता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जो है किसके द्वारा, बाई प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। जो भी प्रोटीन है वहाँ पे उसको प्रिसिपिटेट कर कर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे कि क्या हो जाता है, हमारा वुंड जो है जल्दी से ठीक हो जाता है। डिफाइन कैथेटिक्स, गिव क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। कैथेटिक्स क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन देना है विथ एग्जाम्पल के साथ। कैथेटिक्स आर द ड्रग दैट आर यूज्ड टू लूजन स्टूल एंड इंक्रीज बाउल मूवमेंट। कैथेटिक्स क्या होते हैं, कैथेटिक्स जो होते हैं लूजन स्टूल, हमारे जो स्टूल होता है फिशेस मैटर होता है वो क्या बेस्ट मटेरियल जो होता है उसको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, यानी कि पतला कर देते हैं। और क्या उनका काम है, और जो है क्या कर देते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन जो बाउल मूवमेंट है यानी कि इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो ये इनका यूज कहाँ है, या तो जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता जिसमें हमारा क्या हो जाता है, स्टूल हमारे शरीर से आसानी से बाहर नहीं आता है या ड्राई हो जाता है, कड़ा हो जाता है, उसको क्या कर देते हैं, या तो प्रिवेंट करते हैं या उसको ट्रीट करते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन होने से रोकते हैं या अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उसको ठीक भी करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैथेटिक्स ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। कैथेटिक्स को हम क्लासीफाई करते हैं किस बेसिस पे, कि उनका एक्शन क्या है, ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, यानी किस प्रकार से वो एक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्लास जो है कैथेटिक्स को 4 तरह से उसको हम डिवाइड करते जो है क्लासीफाई करते हैं। पहला क्या है, लुब्रिकेंट। In case of constipation, the content of intestine become hard because to absorption of water in body. This result in difficulty in emptying the bowel. In such condition, lubricant are used that causes smooth clearance of the fecal material. Example क्या है, mineral oil, glycerine, liquid, paraffin. लुब्रिकेंट क्या करते हैं, लुब्रिकेंट जो है जो हमारा स्टूल जो है या फीकल मैटर वेस्ट मटेरियल जो है क्या हो जाता है, जो बॉडी से हमारे निकलता है उसको वो क्या हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है। किस केस में, जब जो है फीकल मैटर से हमारा जो वाटर क्या हो जाता है बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है तो वाटर की उसमें कमी हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है हमारा स्टूल बहुत टाइट हो जाता है, वो हमारे एनस के थ्रू जो है ईजिली बाहर नहीं आता है, ड्राई हो जाता है। उस केस में हम क्या देते हैं, लुब्रिकेंट देते हैं। वो क्या होता है, मिनरल ऑयल, ग्लिसरीन या लिक्विड पैराफिन, ये क्या करते हैं, एक लुब्रिकेंट का काम करते हैं, यानी आसानी से जो है क्या करते हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है जो टाइट स्टूल है वो क्या होता है आसानी से हमारे एनस से बाहर चला जाता है, यानी हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। बल्क, दूसरा क्या है, बल्क परगेटिव। बल्क परगेटिव क्या करते हैं, These are the agents which are made from cellulose or non-digestible type of material that swell when weight. ये बल्क परगेटिव्स किससे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं या नॉन डाइजेस्टेबल टाइप ऑफ मटेरियल, यानी ऐसे मटेरियल से बने होते हैं कि जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। एंड दैट स्वेल व्हेन वेट,
और वो जब भीगते हैं यानी कि पानी उनको मिल जाता है तो क्या हो जाते हैं, वे स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग द बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, जब फूल जाएंगे वो तो क्या हो जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन का जो भी कंटेंट है उसकी बल्क बढ़ जाती है। ड्यू टू इंक्रीज इन बल्क ऑफ इंटेस्टाइन कंटेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज विच रिजल्ट इन डिफिकेशन। और जब हमारे इंटेस्टाइन में बल्क बढ़ेगा तो क्या हो जाता है, वो हमारे जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके द्वारा जो है, जिससे कि क्या हो जाता है, आसानी से हमारा जो फीकल मैटर है वो हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। बल्क परगेटिव्स का एग्जाम्पल क्या है, मिथाइल सेलुलोज। थर्ड क्या है, स्टिमुलेंट कैथेटिक्स। दीज आर द एजेंट विच एक्ट डायरेक्टली ऑन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस, एक्ट बाय लोकल इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एग्जाम्पल कैस्टर ऑयल, सिन्ना। ये क्या कर देते हैं, इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं। ये डायरेक्टली जो है हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे स्टिमुलेट, पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करते हैं और इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिससे कि क्या हो जाता है, हमारा जो है फीकल मैटर जो है आसानी से बाहर आ जाता है। थर्ड क्लासिफिकेशन है स्लाइन कैथेटिक्स। स्लाइन कैथेटिक्स क्या करते हैं, they act by increasing osmotic load of intestine by absorbing large quantity of water, thereby stimulate peristalsis। तो क्या करते हैं ये, दे एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय एब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। ये जो है स्लाइन कैथेटिक्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब, इंटेस्टाइन में जो है हमारे बॉडी में जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जो है इंटेस्टाइन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा ऑस्मोटिक लोड वहाँ बढ़ जाता है। और ऑस्मोटिक लोड जब बढ़ता है तो क्या हो जाता है, पेरिस्टाल्सिस जो है, यानी कि जो इंटेस्टाइन हमारा जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, मूवमेंट जो है वो बढ़ जाता है। और जब मूवमेंट बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे जो है फीकल मैटर जो है आसानी से जो है हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, स्लाइन एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम आर्थोफॉस्फेट। तो स्लाइन कैथेटिक्स का क्या फंक्शन है, दे एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय एब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड thereby स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। स्लाइन कैथेटिक्स टेकन विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। जब भी हम स्लाइन कैथेटिक्स लेते हैं तो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी के साथ उसको हम पीते हैं। तो क्या इससे क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक लोड हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक लोड बढ़ने से क्या होता है, पेरिस्टल जो हमारे इंटेस्टाइन है उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है बढ़ जाती है, जिससे कि क्या हो जाता है, हमारा फीकल मैटर जो है, जो ड्राई हो गया या टाइट हो गया है, जो निकल नहीं रहा है हमारे बॉडी से, वो आसानी से निकल जाता है। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, डिफाइन आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिविटी क्या है और आइसोटोप्स को डिफाइन करें। रेडियो एक्टिविटी क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ इनविजिबल रेडिएशन बाय अनस्टेबल आइसोटोप्स इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। यानी कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब इमिशन मतलब यानी कि लगातार होने वाला इमिशंस ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ इनविजिबल रेडिएशन, जिसमें क्या होता है, कुछ इनविजिबल रेडिएशंस जो होते हैं क्या हो जाते हैं, इमिट होते हैं, निकलते हैं। बाय अनस्टेबल आइसोटोप्स इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। एग्जाम्पल यूरेनियम 238, थोरियम। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ये जो है कार्बन के क्या है, ये आइसोटोप्स हैं। इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर, इस कार्बन में भी एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, जबकि एटॉमिक मास क्या है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है। तो एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास इनके डिफरेंट होते हैं।
उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। राइट शॉर्ट, 8th क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीडोट विथ एग्जाम्पल। एंटीडोट क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल। एंटीडोट इज आर डिफाइंड एज थेरेपेटिक सब्सटेंस यूज टू काउंटरएक्ट द टॉक्सिक एक्शन ऑफ पॉइजन। एंटीडोट क्या हो जाते हैं, एक कोई भी थेरेपेटिक सब्सटेंस होते हैं यूज टू काउंटरएक्ट द टॉक्सिक एक्शन ऑफ पॉइजन। जो भी पॉइजन है उसकी जो टॉक्सिक एक्शन है, यानी टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी पे शो करता है, उसके क्या करते हैं, उसके एक्शन को ये काउंटर एक्ट करते हैं, यानी कि क्या करते थे, उसके अपोजिट एक्शन शो करते हैं या उसके एक्शन को उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, वो पॉइजन हमारे बॉडी में क्या करता है, साइड इफेक्ट शो नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल एंड सोडियम नाइट्राइट। एग्जाम्पल क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल एंड सोडियम नाइट्राइट। 9th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आइडियल प्रॉपर्टी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एंटी एसिड की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है, इट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हैज फाइन पार्टिकल फॉर्म। ये क्या होते हैं, पानी में जो है घुलनशील नहीं होते हैं, एंड हैज फाइन पार्टिकल फॉर्म, छोटे छोटे दाने पार्टिकल्स फॉर्म में होते हैं। इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल और कॉज सिस्टमिक एल्कोलोसिस। ये क्या होने चाहिए, ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने चाहिए। अगर एब्जॉर्ब होंगे तो क्या होंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये एल्कोलोसिस, सिस्टमिक एल्कोलोसिस शो करने लगेंगे। इट शुड नॉट बी लेक्सेटिव और कॉज कॉन्स्टिपेशन। इनमें जो है ना तो लेक्सेटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए, ना ही ये क्या करें, कॉन्स्टिपेशन काज करें, यानी कि दोनों इफेक्ट जो है इनमें नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट एबल टू एक्सर्ट इट इफेक्ट ग्रेजुअली। इट शुड बी एबल टू एक्सर्ट इट इफेक्ट ग्रेजुअली, यानी ये अपना इफेक्ट जो है तुरंत शो करें और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ज़्यादा देर तक शो करें, यानी कि एंटी एसिड हमारा ऐसा हो जो जैसे ही लें हम उसका इमीडिएटली एक्शन शो करे और उसका जो टाइम पीरियड है एक्शन का वो भी ज़्यादा हो। इट शुड बी स्टेबल एंड रेडली अवेलेबल, वो जो है स्टेबल हो, यानी कि जल्दी डिग्रेड ना हो और आसानी से हमको वो मिल जाए। एंटी एसिड शुड बी बफर इन द पीएच रेंज ऑफ 4 to 6। एंटी एसिड जो भी हम बनाते हैं उसका बफर रेंज पीएच क्या होना चाहिए, 4 to 6 होना चाहिए। कॉम्बिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन एंटी एसिड, जो भी हम एंटी एसिड यूज कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एंटी एसिड यूज्ड इन कॉम्बिनेशन फॉर फॉलोइंग रीजन। कोई भी हम जब भी हम एंटी एसिड सिरप या कोई भी एंटी एसिड हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड, किसी एक सिंगल एंटी एसिड को नहीं लेते हैं, क्योंकि सिंगल एंटी एसिड क्या करता है, वो साइड इफेक्ट शो करता है, कोई ना कोई उसका एक साइड इफेक्ट होता है। इसलिए जो है कोई भी साइड जो है एंटी एसिड, अगर हम कोई सिरप ले रहे हैं या कोई भी टैबलेट ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड, यानी एक से ज़्यादा एंटी एसिड होते हैं जो क्या करते हैं, एक अगर कोई साइड इफेक्ट शो कर रहा है तो दूसरा एंटी एसिड क्या करता है, उसके साइड इफेक्ट को काउंटरएक्ट करता है, यानी कि उसके साइड इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। पहला क्या है इम्पोर्टेंट, इसका कंपैरिजन टू बैलेंस कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्युमिनियम एंड कैल्शियम। अगर किसी एंटी एसिड में एल्युमिनियम और कैल्शियम का कंपाउंड है तो क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन शो करते हैं। तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, विथ लेक्सेटिव, मैग्नीशियम के कंपाउंड यूज करते हैं जो क्या करता है, उसके लेक्सेटिव इफेक्ट होते हैं। तो एल्युमिनियम और कैल्शियम का कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट होता है और मैग्नीशियम का क्या होता है, लेक्सेटिव इफेक्ट होता है। तो क्या होता है, दोनों को कॉम्बिनेशन, एक कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट है, एक लेक्सेटिव इफेक्ट है, यानी दोनों के काउंटर एक्ट हो जाते हैं और ये ना तो लेक्सेटिव इफेक्ट शो करेगा ना तो वो एंटी एसिड जो है ना तो कॉन्स्टिपेशन एक्शन शो करेगा। अगर हम केवल एल्युमिनियम या कैल्शियम लेते तो क्या हो जाता है एंटी एसिड, तो हम अगर एंटी एसिड पीते या सिरप पीते तो हमारे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन काज हो जाता है। या केवल अगर मैग्नीशियम हम लेते, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटी एसिड लेते तो क्या होता है, वो लेक्सेटिव इफेक्ट शो करता है, यानी कि हमारा क्या करता है,
दस्त कराने लगता हमारा, यानी कि स्टूल को जो है पास करता, वाटरी फ्लूइड पास होते हैं। तो जब हम कॉम्बिनेशन में लेंगे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दोनों का, तो दोनों के इफेक्ट क्या हो जाते हैं, काउंटरेक्ट हो जाते हैं, और वो एंटी एसिड कोई भी साइड इफेक्ट शो नहीं करता। इस रीजन से हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड यूज करते हैं। सेकेंड रीजन क्या है, सम एंटी एसिड गिव रैपिड एक्शन बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। कुछ एंटी एसिड क्या होते हैं, रैपिड एक्शन, यानी एक्शन तो तुरंत शो करते हैं, बट उनका एक्शन जो होता है कुछ समय के लिए 10-15 मिनट के लिए होगा, या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जबकि वाइल सम एंटी एसिड गिव डिलेड एक्शन, जबकि कुछ एंटी एसिड जो होते हैं क्या होते हैं, एक्शन तो लेट से शो करते हैं बट फॉर लॉन्गर टाइम, लेकिन उनका जो एक्शन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा देर तक होता है, 2-4 घंटे के लिए होता है, टू गेट क्विक एंड लॉन्गर एक्शन। तो इसलिए हम ऐसा एंटी एसिड चूज कॉम्बिनेशन एंटी एसिड का लेते हैं कि जो तुरंत एक्शन करे और जो है देर तक एक्शन मिले। तो ड्यूरेशन ऑफ एंटी एसिड आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। सेकेंड रीजन क्या है, सम एंटी एसिड गिव रैपिड एक्शन बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, वाइल सम एंटी एसिड गिव डिलेड एक्शन बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। सो टू गेट क्विकर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंटी एसिड आर यूज्ड इन। तो हमको तुरंत हमको कैसा एंटी एसिड, आइडियल एंटी एसिड क्या हो, प्रॉपर एंटी एसिड। जब हमको अगर गैस की प्रॉब्लम है या सीने में जलन हो रहा है, हार्ट बर्न की शिकायत है, तो हम एंटी एसिड कोई भी अगर लेते हैं तो हमको क्या बढ़िया एंटी एसिड हम कौन कहेंगे, जो हमको तुरंत एक्शन दे, और तुरंत एक्शन तो दे, लेकिन ऐसा ना हो कि वो 10-5 मिनट 20 मिनट के बाद क्या करे, फिर हमारी जो है एंटी एसिड गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गया या हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो जाए। यानी कि एंटी एसिड ऐसा यूज करेंगे जो तुरंत हमको रिलीफ दे और 4-5 घंटे यानी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी हो, यानी 4-5 घंटे अगर हम उसको पीते हैं तो 4-5 घंटे या लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए हमको उससे आराम हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्फा बीटा गामा रेज। अल्फा बीटा गामा रेज जो है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिलीज करता है, उनके में डिफरेंस क्या क्या है। अल्फा रेज कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज, बीटा रेज carry 1 unit negative charge identical to electron, gamma rays they have no charge, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा रेज they are deflected by electric field, पॉजिटिव चार्ज है तो ये डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से, जबकि जो है इस पे भी निगेटिव चार्ज है तो ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा, जबकि गामा पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये जो है दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अल्फा दे हैव हाई आयनाइजिंग पावर, बीटा आयनाइजिंग पावर इज लेस देन दैट ऑफ अल्फा पावर। बीटा का जो है अल्फा से आयनाइजेशन पावर कम होता है। गामा जो है दे आर अनचार्ज्ड एंड हैव पुअर आयनाइजेशन पावर, इसका जो है क्या होता है, अनचार्ज होता है, और इसका जो है आयनाइजेशन पावर जो है अल्फा और बीटा दोनों से कम होता है। अल्फा दे हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर जो है अल्फा की कम होती है, जबकि बीटा की दे हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन, अल्फा से ज़्यादा इसका पेनिट्रेटिंग पावर होता है, जबकि गामा का दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर ग्रेटर देन अल्फा एंड बीटा रेज। अल्फा दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बीटा दे आल्सो डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक। क्यों नहीं डिफ्लेक्ट होता, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। वेलोसिटी क्या होती है, द अल्फा का द वेलोसिटी रेंज फ्रॉम 1/10 to 1/20 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अल्फा का जो है स्पीड ऑफ लाइट से क्या होता है, 1/10 या 120 टाइम्स होते हैं, जबकि बीटा का क्या होता है, स्पीड गोज अप टू 9/10 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि इसकी स्पीड जो होती है मोर देन अल्फा होती है, जबकि गामा की जो है द वेलोसिटी इज सेम टू लाइट, यानी कि वेलोसिटी जो होती है गामा की क्या होगी, लाइट के बराबर होती है, यानी कि मोर देन अल्फा एंड बीटा। तो वेलोसिटी क्या होगी, सबसे कम अल्फा की होगी, उससे ज़्यादा बीटा की होगी, और सबसे ज़्यादा क्या होगी, सेम टू लाइट, लाइट की स्पीड होगी इसकी मोर देन अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड की जो लिमिट टेस्ट है
उसमें जो है कौन से प्रिंसिपल यूज करते हैं और रिएक्शन क्या होता है। द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड विथ सिल्वर नाइट्रेट इन द presence ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड precipitate which appear as turbidity or opalescence milky white solutions। क्या होता है इसमें जो सॉल्युबल क्लोराइड्स होता है, हमारी जो क्लोराइड इम्प्यूरिटीज होती है किसी भी कंपाउंड में, उसकी जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं तो क्या करता है वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं। अगर उसमें कोई भी क्लोराइड इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है तो वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर देता है इन presence ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, क्या बना देता है प्रिसिपिटेट ऑफ AgCl, जिसका कलर क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेट का कलर वाइट, मिल्की वाइट सोल्यूशन, वाइट कलर हो जाता, प्रिसिपिटेट बन जाता है। उससे हम क्या कर देते हैं, जान जाते हैं कि इसमें इम्प्यूरिटी जो है कितनी है। जितनी ज़्यादा उसकी क्या होगी कलर प्रोड्यूस होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारा AgCl का प्रिसिपिटेट बन रहा है, यानी उतनी ज़्यादा जो है क्लोराइड की इम्प्यूरिटी जो है कंपाउंड में है, जिसमें कि हम क्लोराइड की लिमिट टेस्ट कर रहे हैं। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट का इम्पोर्टेंट किस लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं, तो इम्पोर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट टू फाइंड आउट द हार्मफुल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज, यानी कि किसी भी कंपाउंड या मेडिसिन में हमारे जो हार्मफुल इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है उसकी हार्मफुल अमाउंट कितनी अमाउंट है उसको डिटरमाइन करते हैं। and to find out the avoidable or unavoidable amount of impurities, और ये भी फाइंड करते हैं कि कौन सा अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल मतलब जिससे कि बचाव किया जा सकता है, अनअवॉइडेबल इम्प्यूरिटी क्या है जिससे कि हम बचाव नहीं कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज। गिव थर्ड क्वेश्चन, गिव द फंक्शन ऑफ ORS। ORS का फंक्शन क्या है, ORS क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यू टू एक्यूट डायरिया या वोमिटिंग। डायरिया वोमिटिंग के केस में क्या हो जाता है डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो हम क्या देते हैं ORS का घोल देते हैं, जो कि क्या करता है हमारे बॉडी में मिनरल्स की या वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन करता है, जो कि डायरिया या वोमिटिंग के थ्रू हमारे बॉडी से लॉस हो जाती है, उसको मेंटेन करता है ORS। क्वेश्चन नंबर 14, आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जो भी हम यूज करते हैं उसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। पहला, इट हैज ए डिफिनिट pH, उसका एक pH डिफिनिट हो। द pH शुड नॉट चेंज ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, उस बफर सॉल्यूशन का pH जो है चेंज अगर हम ज़्यादा दिन तक रख दें तो भी उसका pH क्या है कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज ना होना चाहिए। द pH डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, अगर उस बफर सॉल्यूशन में हम कुछ थोड़ा बहुत जो है एसिड या बेस मिलाते भी हैं स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसका pH जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इट्स pH इज स्लाइटली चेंज बाई एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस, अगर हम कोई एसिड और बेस क्या करते हैं मिला देते हैं उसमें, तो भी उसकी pH में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, हल्का सा ही स्लाइटली चेंज होता है। थर्ड क्या है, इट pH डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, अगर हम उस बफर सॉल्यूशन में कोई डाइल्यूशन करते हैं, यानी कि जो है हम डिस्टिल्ड वाटर या कुछ मिलाते हैं, वाटर मिला देते हैं, तो भी उसका क्या होता है pH कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये क्या क्या है आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन, उसका एक डिफिनिट pH होना चाहिए, यानी कि एक रेंज, जो भी उस बफर सॉल्यूशन का pH है उसका एक रेंज होना चाहिए। उस रेंज अगर उसको ज़्यादा दिन तक हम रख दें तो वो जो है जो pH जिस pH का हमने बफर सॉल्यूशन बनाया है उसी उसका pH वही रहे, और ज़्यादा दिन तक रखने पे भी क्या हो वो pH चेंज ना हो। इट pH डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, अगर उसमें कोई पानी मिल भी जाता है या डिस्टिल वाटर हम मिला भी देते हैं तो क्या होता है उसका pH चेंज नहीं होना चाहिए। या इट pH इज स्लाइटली चेंज, या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड या बेस हम मिला भी देते हैं तो क्या हो pH में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए, बहुत स्लाइटली उसका pH चेंज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड जो भी हम यूज कर क्लोराइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड कर रहे हैं उसमें हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, उसका क्यों यूज करते हैं, उसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है।
तो रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या रोल है? पहला, नाइट्रिक एसिड इज एडेड इन सॉल्यूशन टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक। नाइट्रिक एसिड क्या है? एसिडिक नेचर का होता है, तो सॉल्यूशन को क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। दूसरा क्या होता है उसका रोल है? इट डिजॉल्व अदर इम्प्यूरिटीज एंड प्रिवेंट प्रिसिपिटेट ऑफ अदर रेडिकल्स सच एज फॉस्फेट एंड सल्फेट। अगर क्लोराइड के अलावा कोई अदर इम्प्यूरिटीज हो अगर उसमें पाई जाती हैं उस कंपाउंड में, तो उसको क्या कर देता है? डिजॉल्व कर देता है ताकि वो प्रिसिपिटेट ना हो। और दूसरा, प्रिवेंट प्रिसिपिटेशन ऑफ अदर रेडिकल्स, अगर कोई अदर फॉस्फेट या सल्फेट है तो उनका प्रिसिपिटेशन को रोक देता है। यानी कि क्या होता है? केवल जो है क्लोराइड का ही प्रिसिपिटेशन होता है, जिससे कि हमको क्लोराइड की प्रॉपर क्वांटिटी, कितनी क्लोराइड की इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, वो प्रॉपर पता चल जाता है। दूसरा क्या है? तीसरा, प्रोवाइड कॉमन आयन इफेक्ट एंड हेल्प सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट फास्टर टू मेक सॉल्यूशन टर्बिड सॉलिड पार्टिकल्स एट द एंड ऑफ प्रोसेस। क्या करता है? नाइट्रिक एसिड कॉमन आयन इफेक्ट शो करता है। सॉल्युबल जो है लिमिट टेस्ट का रिएक्शन क्या होता है? सॉल्युबल क्लोराइड जो होता है सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या बनाता है? सिल्वर क्लोराइड बनाता है। तो हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट यूज कर रहे हैं उसमें भी NO3 है और नाइट्रिक एसिड में भी क्या है? NO3 है। तो दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट है। तो उस कॉमन आयन इफेक्ट के कारण जो है सिल्वर क्लोराइड AgCl का जो प्रिसिपिटेट होता है वो फास्टर बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन डेंटिफ्राइसिस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। डेंटिफ्राइसिस क्या होती हैं और उसके एग्जाम्पल क्या है? डेंटिफ्राइसिस, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लीनिंग एजेंट भी बोलते हैं। आर द इनऑर्गेनिक सबस्टेंस विच इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड एडजेसेंट गम। डेंटिफ्राइसिस क्या हो जाती हैं? डेंटिफ्राइसिस या उसी को हम क्लीनिंग एजेंट भी बोलते हैं। ये क्या है? इनऑर्गेनिक सबस्टेंस हो जो कि दांत साफ करने के लिए यूज करते हैं या दांत के अगल बगल जो गम है, मसूड़ा है, उसको भी साफ करता है। एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 17, आउटलाइन कैथेटिक्स, आउटलाइन एंटी कैरीज एजेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज। तो एंटी कैरीज एजेंट क्या हो जाते हैं, क्या है? और एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज। Dental caries or tooth decay is caused by acid produced by the action of microorganism on carbohydrate. It involves decalcification of teeth followed by fuel odor. The agent which is used to prevent dental caries are known as anti-caries agent. The anti-caries agent क्या होता है? डेंटल कैरीज क्या है? दांत का सड़ना या टूथ डिके, दांत में जो है क्या हो जाता है? दांत में हमारी जगह बन जाती है या हमारा दांत जो है सड़ने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? इज कॉज्ड बाय एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन कार्बोहाइड्रेट। वो कैसे बनता है? हमारा टूथ डिके होता है, दांत सड़ता कैसे है? जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अगर हमारे दांत में ज़्यादा देर तक रह जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करते हैं और उससे क्या होता है? एक एसिड प्रोड्यूस होता है। वो एसिड क्या कर देता है? हमारे दांत में जो कैल्शियम है, इट इन्वॉल्व द डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टीथ, कैल्शियम का डीकैल्सिफिकेशन है, कैल्शियम को निकालने लगता है, उसको जो है डिके कर देता है, जिससे क्या हो जाता है? हमारा दांत जो है कमज़ोर हो जाता है और उसमें जो है उसका सड़ना चालू हो जाता है। उससे क्या हो जाता है? हमारी स्मेल, फ्यूल स्मेल, एक जो है बदबू आती है हमारे मुंह से। जब जो है एसिड सड़ेगा या कार्बोहाइड्रेट सड़ेगा या एसिड प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाती है? एक हमारे जो है मुंह से बदबू आती है, फ्यूल ओडर आता है और हमारा दांत जो है सड़ने लगता है। द एजेंट विच इज यूज टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज आर नोन एज एंटी कैरीज एजेंट। तो ऐसे एजेंट क्या हैं जो कि हमारे दांत के सड़ने को या जो है दांत रोकते हैं या डेंटल कैरीज जो हो रहा है या टूथ डिके हो रहा है उसको रोक रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं?
एंटी कैरिज एजेंट। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, सोडियम मोनोफ्लोरोफास्फेट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज फार्माकोपिया? इनलिस्ट डिफरेंट फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है और इनलिस्ट डिफरेंट फार्माकोपिया? फार्माकोपिया इज ए लीगल एंड ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक। Pharmacopoeia is legal and official standard book of drug issued by recognized authority, usually appointed by government of each country. It contains list of pharmaceutical substances, crude drug formula, along with other description and standards and method of preparation of drug. फार्माकोपिया क्या होता है? एक स्टैंडर्ड बुक होता है किसी भी देश के लिए। वो उसमें क्या हो जाता है? उसमें जितने भी जो भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं उनकी सारी जो है डिटेल्स, उसको कैसे हम, उसका जो है केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सभी चीज़ें जो हैं क्या है उसमें मेंशन होती है। एक ड्रग की सारी कुंडली जो होती है, सारी चीज़ें, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, स्टोर कैसे करना है, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें उसमें क्या हो जाती हैं? मेंशन होती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोपिया बोलते हैं। फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनाता है। किससे? फार्माकॉन, उसका मतलब क्या होता है फार्माकॉन का? ड्रग। और पोइया, पोइया का मतलब क्या है? टू मेक। इनलिस्ट डिफरेंट फार्माकोपिया। डिफरेंट फार्माकोपिया इनलिस्ट करना। हर देश जो है अपना अपना जो है अलग अलग फार्माकोपिया होती है। जैसे कि इंडिया का क्या है? इंडियन फार्माकोपिया। ब्रिटेन का क्या है? ब्रिटिश फार्माकोपिया। यूएस अमेरिका का क्या है? यूएस फार्माकोपिया। यूरोपियन फार्माकोपिया। ये सभी क्या है? डिफरेंट कंट्रीज के फार्माकोपिया हैं। इंडियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया। ठीक है। डिस्कस द लिमिट ऑफ अर्हीनियस थ्योरी। अर्हीनियस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या होती हैं? द लिमिटेशंस ऑफ अर्हीनियस थ्योरी। Arrhenius theory defined the concept of acid and base in aqueous medium only. It failed to explain the nature of acid and base in non-aqueous medium. यानी Arrhenius theory जो है कोई भी एसिड या कोई कंपाउंड एसिड या बेस है वो किस में शो करता है? केवल एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम क्या है? यानी पानी में करता है, वाटर में। जबकि इट फेल अगर नॉन एक्वस सॉल्यूशन यानी कि हम पानी लेते हैं या अल्कोहल अगर हम ले लेते हैं या कोई और ईथर ले लेते हैं तो उसमें जो है क्या है? अर्हीनियस थ्योरी जो है फेल हो जाता है, यानी कि उसमें जो है वो डिस्क्राइब हमारा नहीं कर पाता है, एसिड बेस को डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। It does not able to define those acid or base which does not contain hydrogen ion or hydroxyl ion, OH minus ion. Example SO2 BF3। SO2 BF3 क्या है? एसिड है। और NO3 NH3 क्या है? अमोनिया क्या है? बेस है। तो इनमें क्या है ना, तो ये पानी में डालने पे क्या होते हैं? हाइड्रोजन एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो कि वाटर में डिजॉल्व कर दें तो क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है। जबकि बेस क्या होता है? अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं उसको तो क्या होता है? OH देता है। तो अर्हीनियस थ्योरी जो है केवल उन्हीं को डिस्क्राइब करता है जो कि एसिड या बेस जो कि हाइड्रोजन रिलीज करें, वो एसिड हो गए, या OH आयन जो रिलीज करते हैं वो क्या हो जाते हैं? बेस हो जाते हैं। जबकि SO2 BF3 ये एसिड है, लेकिन ये क्या करते हैं ना, तो ये वाटर, ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते हैं वाटर में डिजॉल्व करने के बाद। या अमोनिया जो है इसको अगर हम एक सॉल्यूशन में डिजॉल्व करें तो OH आयन जो है नहीं देता है, लेकिन ये क्या है? ये बेस है। तो ये अर्हीनियस थ्योरी जो है इन केस में फेल हो जाता है, यानी कि ये इनको डिस्क्राइब नहीं कर पाता है कि ये इनकी SO2 BF3 एसिड कैसे हैं या NH3 बेस कैसे है। इस जगह पे ये अर्हीनियस थ्योरी फेल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ
आर्सेनिक एंड आयरन। आर्सेनिक और आयरन के जो लिमिट टेस्ट है उनका प्रिंसिपल क्या है? तो the principle of limit test of arsenic is based on the fact that arsenic in the arsenious state easily reduced to arsene gas, which on react with mercury chloride give yellow stain। प्रिंसिपल क्या है? आर्सेनिक जो है इम्प्यूरिटीज है वो क्या करता है? बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आर्सेनिक इन द वो आर्सेनियस स्टेट, आर्सेनिक जो है पहले आर्सेनियस स्टेट में होगा और वो क्या करेगा? आर्सेनियस स्टेट विच इजिली रिड्यूस्ड इनटू आर्सेन गैस। आर्सेनिक जो है आर्सेनियस स्टेट में जो है रिड्यूस हो जाता है आर्सेन गैस में, और ये आर्सेन गैस क्या करता है? रिएक्ट करता है मर्करी क्लोराइड से, जो कि क्या करता है? गिव येलो स्टेन। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्सेनिक लिमिट टेस्ट क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट arsenic in the arsenious state easily reduced into arsene gas। आर्सेनिक जो है आर्सेनियस स्टेट से क्या करता है? रिड्यूस हो जाता है आर्सेन गैस में। ये आर्सेन गैस क्या करता है? रिएक्ट करता है मर्करी क्लोराइड से, जो क्या देता है? येलो स्टेन देता है। द आयरन का क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। The principle of limit test of iron is based on the reaction between ferrous ion and thioglycolic acid in the presence of ammonia and citric acid to form ferrous thioglycolate complex, which appear as deep reddish purple color। क्या है? फेरस आयन जो है थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड सिट्रिक एसिड, जो कि एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या है कॉम्प्लेक्स का नाम? फेरस थायोग्लाइकेट। उसका कलर क्या होता है? डीप रेडिश पर्पल कलर होता है। तो इससे हम क्या कर देते हैं? पता कर ले उस कलर की इंटेंसिटी ऑफ कलर के थ्रू जो है हम पता करते हैं कि आयरन में जो आयरन किसी कंपाउंड में जो आयरन की इम्प्यूरिटी है वो कितनी है, कम है या ज़्यादा है। 20 क्वेश्चंस हमने डिस्क्राइब किए हैं यहाँ पे। आपको जो है इसी तरह से 2 नंबर के क्वेश्चंस को जो भी आपके सेमेस्टर में आता है आपको सेम इसी तरह से डिस्क्राइब करना है, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर आपके सेशंस में आएंगे विथ एग्जाम्पल। जो भी आप डिस्क्राइब करें 2 नंबर के क्वेश्चन, जहाँ पे भी एग्जाम्पल पूछा है आपको 1 या 2 मिनिमम 2 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे सेमेस्टर के लिए फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कोड BP 1042 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सेमेस्टर में पूछा जाता है 2 मार्क्स क्वेश्चंस। आज हम 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैक्सिमम चांसेस हैं कि इन्हीं से आपको सेमेस्टर में जो है प्रोबेबली ऑल क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आगे भी हम आपसे डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के।